नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान का भूगोल क्लास नंबर 15 आज हम पढ़ने वाले हैं। जो राजस्थान के जो नए ज़िले बने हैं भाई, वर्तमान में जो राजस्थान में 50 ज़िले हो चुके हैं, तो इसके आधार पर हम राजस्थान का नया भूगोल पढ़ रहे हैं। और जो पिछली 14 जो क्लासेज हैं, इनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इन पिछली 14 क्लासेज में साथियों हमने राजस्थान का जो भौगोलिक विभाजन है उसके बारे में पढ़ लिया, फिर राजस्थान की जो नदियां हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद में राजस्थान की जो झीलें हैं, जैसे खारे पानी की झीलें हुई, मीठे पानी की झीलें हुई, इनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज क्लास नंबर 15 में एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। रीट मेंस एग्जाम, पशु परिचर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम या अन्य कोई भी भर्ती जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सभी के लिए बेहद उपयोगी क्लास रहेगी। साथियों, जो हमारा टॉपिक है वो आता है आपके राजस्थान में मृदा का, या राजस्थान में जो मिट्टियां हैं इसके जो अलग अलग प्रकार है, वर्गीकरण है, सामान्य आधार पर या वैज्ञानिकों के आधार पर जो नया आधुनिक वर्गीकरण है, सभी चीज़ों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से हम पढ़ने वाले हैं साथियों, जो नए जिले बने हैं उनके आधार पर। तो शुरू करेंगे इस टॉपिक को, राजस्थान में मृदा या मिट्टियां। देखो टॉपिक ही क्या है, राजस्थान में मृदा या राजस्थान में मिट्टियां। तो साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई मृदा दिवस, मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मृदा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष की 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है मृदा दिवस? प्रत्येक वर्ष की 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। और मृदा से ही संबंधित एक विशेष तथ्य यह है कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले की गई थी जोधपुर में। और दूसरे नंबर की जो मिट्टी परीक्षण की जो प्रयोगशाला है, जहां पर मिट्टी का, मृदा का परीक्षण किया जाता है कि भाई किस क्वालिटी की मृदा है, क्या क्या इसमें कमी है, पीएच मान क्या है, या इसमें हमें क्या क्या चीजें डालना है इत्यादि। तो मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला है सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी? जोधपुर में सन 1958 में। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। और जो दूसरी जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वो की गई थी भाई जयपुर में। ये आपको याद रखना है, नॉर्मल चीजें हैं ये। आगे हम बात करेंगे मिट्टी के पीएच मान की। तो साथियों, पीएच मान का अगर हम देखें मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी का पीएच मान यदि 7 से कम है तो वो होती है अम्लीय मिट्टी। यदि मिट्टी का पीएच मान 7 आ रहा है, बराबर 7 आना चाहिए, तो उसको उदासीन मिट्टी कहा जाता है। और यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसको क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। अब देखो भाई, यदि कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 से कम। तो इसका जो उपचार है, अम्लीय मृदा का उपचार करने के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। और कोई मिट्टी जो है इसका पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो किसके अंतर्गत आएगी? क्षारीय मिट्टी के अंतर्गत। और उसका यदि हमें उपचार करना है तो जिप्सम का प्रयोग करके उस मिट्टी का या उस मृदा का हम उपचार कर सकते हैं। तो अगर यूं पूछ ले कि क्षारीय मिट्टी का उपचार बताइए, आंसर क्या रहेगा? जिप्सम। अम्लीय मिट्टी का उपचार बताइए, आंसर क्या रहेगा? रॉक फास्फेट। क्लियर है सभी के यहां तक? आगे हम मृदा से संबंधित एक कार्यक्रम के बारे में देखेंगे जिसका नाम है मरु विकास केंद्र। साथियों, मृदा, मिट्टियों से संबंधित 2 कार्यक्रम, एक या 2 कार्यक्रम देखेंगे। एक तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम और एक मरु विकास कार्यक्रम। दोनों ही कार्यक्रम अगर हम देखें तो इसमें केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी थी, केंद्र की इसमें भी 75% है, इसमें भी 75 है, राज्य की इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है। और मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1977-78 में, और सूखा संभाव्य कार्यक्रम चलाया गया था 1974-75 में। तो ये कार्यक्रम की डेट पूछी जा सकती है, और इसमें कि भाई केंद्र सरकार का कितना हिस्सेदारी थी इसमें खर्च में, राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तो सन भी आपको याद रखना है, जिसे सूखा संभाव्य कार्यक्रम पहले चला 1974-75 में, उसके बाद मरु विकास कार्यक्रम चला 1977-78 में। तो याद रखना है साथियों। आगे हम देखेंगे मृदा में आने वाली प्रमुख समस्याएं कि कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो मृदा या मिट्टी में आती है। तो पहले जो प्रमुख समस्या आती है वो है मृदा का अपरदन।
जरूर पढ़ा होगा आप सभी ने इस शब्द को, मृदा का अपरदन। मित्रों, मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का यदि कटाव हो या मृदा का स्थानांतरण, एक जगह से किसी भी कारणवश दूसरी जगह पर यदि मिट्टी चली जाती है तो उसी को मृदा का अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन को किसान की रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, क्योंकि किसान खेती कर रहा है, मृदा भाई खेती कहाँ की जाती है, फसलें कहाँ बोई जाती है, मिट्टी में। तो साथियों, मृदा में अगर मृदा ही वहां से दूसरी जगह चली जाए, मिट्टी ही वहीं दूसरी जगह चली जाए वहां से, तो उसको फिर वहां कृषि योग्य भूमि ही नहीं रहेगी। इसी वजह से मृदा अपरदन को क्या कहा जाता है? किसान की रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। साथियों, मृदा अपरदन के प्रकार देखेंगे तो मुख्य रूप से मृदा अपरदन के 3 प्रकार होते हैं, जिसे एक अपरदन वायु से भी होता है, एक जल से भी होता है और एक चादरीय अपरदन। तो मृदा अपरदन के प्रकारों में हम वायु अपरदन देखेंगे, जहां पर मिट्टी हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वो वायु अपरदन के अंतर्गत आता है। जहां पर मिट्टी पानी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वो जल अपरदन के अंतर्गत आता है। और वर्षा से निर्मित यदि कोई अपरदन होता है तो वो चादरीय अपरदन के अंतर्गत चला जाता है। साथियों, अगर हम वायु अपरदन की बात करें तो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में वायु अपरदन होता है। जल अपरदन की बात करें तो चंबल नदी क्षेत्र में सर्वाधिक ये होता है, और जिले की बात करें तो कोटा जिले में सर्वाधिक होता है। साथियों, राज्य में सर्वाधिक अपरदन, मृदा अपरदन की बात करें कि राज्य में सर्वाधिक मृदा अपरदन जो है ये किससे होता है? तो वायु के कारण, हवा के कारण सबसे ज्यादा अपरदन होता है मृदा का। क्लियर है सभी के? देखो, मृदा की अगली समस्या देखेंगे, वो है सेम की समस्या। अब भाई सेम की समस्या होती क्या है? तो सेम की समस्या को ही एक और अन्य नाम दिया गया है दलदली भूमि। अब हमें सेम की समस्या का भी पता नहीं है, दलदली भूमि का भी पता नहीं है, तो साथियों आप यूं समझ सकते हो कि जो नहरी क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बांध है, अब बांध में से ये नहर निकल रही, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है बिल्कुल रेगुलर, अगर वहां पर 24 घंटे पानी बहता रहेगा नहर में, तो उसकी जो साइड वाली जगह होंगी वो बिल्कुल दलदली भूमि जैसी हो जाएंगी। तो इसी को कहा जाता है सेम की समस्या। और राजस्थान में सेम की समस्या देखने को जो हमें मिलता है वो है इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र। जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है, यहाँ पर सेम की समस्या देखने को मिलती है। और इसका जो समाधान है, यदि मृदा में सेम की समस्या या दलदली भूमि दिक्कत आ रही है इस प्रकार की, तो सफेदा प्लस जिप्सम का प्रयोग, सफेदा को क्या कहा जाता है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस और जिप्सम का एक साथ प्रयोग करने से सेम की समस्या को दूर किया जा सकता है। साथियों, और राजस्थान में सेम की समस्या से भाई राजस्थान एक तो मरुस्थलीय राज्य है, अधिकतर 60% हिस्सा तो यहाँ सेम की समस्या ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो हनुमानगढ़ जिला है, जहाँ इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है, वहां पर यह समस्या देखने को मिल जाती है। साथियों, तो ये मृदा की दूसरी प्रमुख समस्या थी, मृदा अपरदन के बाद में सेम की समस्या। भाई पहली समस्या तो हमने क्या देखा था? मृदा अपरदन। और दूसरी समस्या हमने क्या देखा? सेम की समस्या या दलदल भूमि। अब आगे हम देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय, कि किस प्रकार से हम मृदा या मिट्टी को संरक्षित करके रख सकते हैं। मृदा संरक्षण के उपायों में क्या क्या आता है? तो पहला उपाय जो यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, वो है अनियंत्रित कटाई को रोककर पौधारोपण करना। जो वनों की अनियंत्रित कटाई की जा रही है, इनको रोका जाए और उनके स्थान पर नए, ठीक है भाई, पौधों को काटना नहीं है और नए पौधे लगाने हैं। तो इससे पौधे क्या होते हैं? पेड़ क्या करेंगे? जड़, जो पेड़ों की जो जड़ें होती है साथियों, वो मिट्टी को बांध करके रखने का कार्य करती है। तो अनियंत्रित कटाई को रोककर पौधारोपण करना। दूसरा है पशु चराई पर नियंत्रण, क्योंकि पशु चराई पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो पशु अत्यधिक मात्रा में घास खा जाएंगे, और घास जैसे जैसे खत्म होगा तो निश्चित रूप से मिट्टी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आसानी हो जाएगी। इसलिए पशु चराई पर भी नियंत्रण करना होगा। फसल चक्र अपनाना, मतलब हर बार एक जैसी फसल नहीं बोना चाहिए। जैसे इस साल सर्दी में ये फसल बोई, अगले साल दूसरी फसल, उसके अगले साल तीसरी फसल, मतलब फसलें चेंज कर करके फसल चक्र अपनाना चाहिए। और चौथा है मेड़बंदी करना। तो ये मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय है। आगे हम देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। साथियों, मृदा का जो वर्गीकरण है नॉर्मली मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया है हमने इसको।
पहला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा का वर्गीकरण 8 भागों में किया था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। जबकि मृदा के आधुनिक नवीन या वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में देखें तो अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मृदा के 5 प्रकार बताए। अब इनको हम देखेंगे। पहले जो मृदा का सामान्य वर्गीकरण है राजस्थान में, साथियों राजस्थान में मृदा का सामान्य वर्गीकरण है उसको हम देखेंगे। फिर जो क्लास नंबर जो 16 आएगी ना, इसमें आपके मृदा का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 टॉपिक आपके क्लास नंबर 16 में कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे राजस्थान का परिचय कंप्लीट, राजस्थान की नदियां कंप्लीट, राजस्थान की झीलें कंप्लीट। अब ये राजस्थान में जो मृदा या मिट्टियों का जो टॉपिक है ये भी कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा साथियों। तो देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। राजस्थान में मृदा का सामान्य वर्गीकरण है 10-12 प्रकार की मिट्टियां हम नॉर्मली यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। 8-10 तो मान के ही चलो। जो सबसे पहली मिट्टी हम देखेंगे वो राजस्थान में आती है रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी साथियों? रेतीली मिट्टी, जिसको मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और सर्वाधिक राजस्थान में मृदा की बात करें तो मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी ही है मित्रों, क्योंकि जो मरुस्थलीय इलाका है इसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसी को रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो देखो, रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में हम पढ़े तो इस रेतीली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहते हैं। चाहे आप रेतीली मिट्टी कह दो या मरुस्थलीय मिट्टी कह दो या बलुई मिट्टी कह दो या प्यासी मिट्टी। प्यासी मिट्टी मतलब तुरंत पानी अगर वहां आया तो तुरंत वो पानी को सोख लेती है साथियों। और या फिर इसको मरुस्थलीय मिट्टी कह दो, बात एक ही है। निर्माण हम देखेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ खारे पानी की झीलें भी हमने पढ़ा था। और खारे पानी की झीलें किसका विशेष हमने देखा था? टेथिस सागर का। तो जो मरुस्थलीय भाग है इसमें जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है इसका जो निर्माण है ये टेथिस सागर के अवशेष से ही हुआ है साथियों। विस्तार इसका मरुस्थलीय मिट्टी का या रेतीली मिट्टी का किधर देखने को मिलेगा? तो जो मरुस्थलीय भाग है संपूर्ण राजस्थान में, जो मरुस्थलीय भाग है इस सभी भाग में, मरुस्थलीय वाले भाग में सिर्फ रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है साथियों। विशेषता देखेंगे तो जो रेतीली मिट्टी होती है ये सर्वाधिक मोटे कणों वाली मिट्टी है। सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी के कण मोटे होते हैं? सबसे मोटे कौन से कण होते हैं किस मिट्टी के? रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी के। मित्रों, राज्य में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी भी रेतीली या मरुस्थलीय मिट्टी है। क्लियर है सभी के? क्योंकि सर्वाधिक विस्तार है, देख सकते हो आप क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना ज्यादा विस्तार है इसका, मरुस्थलीय मिट्टी का। और सबसे ज्यादा मोटे कण भी कौन से मिट्टी के साथियों? मरुस्थलीय मिट्टी के हैं। क्लियर है सभी के? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की मिट्टी के बारे में। तो दूसरे प्रकार की जो मिट्टी आती है वो है पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी को अधूरे निर्माण वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतीय मिट्टी कह दो या अधूरे निर्माण वाली मृदा कह दो, मतलब इसका निर्माण अधूरा हुआ, ठीक है, पूरा नहीं हुआ। इसका निर्माण जो है साथियों किनसे हुआ? तो जो क्वार्टजाइट व नीस चट्टानें हैं इनसे पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। और जो राजस्थान में अरावली क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र के आसपास वाली जो जगह है इसमें पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। खास तौर पे आप ये देख सकते हो, जैसे ये जो भाग है साथियों उत्तरी अरावली और जो मध्य अरावली है इसमें पर्वतीय मिट्टी देखने को आपको मिल जाएगी। और अगर हम बात करें पर्वतीय मिट्टी की तो ये अरावली के दोनों ढालों में यहाँ पर जो मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, इसमें मक्का का बहुत ही शानदार उत्पादन होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो ये दूसरे नंबर की मिट्टी हुई। तीसरे नंबर की जो मृदा हम देखेंगे वो है जलोढ़ मिट्टी। मैंने स्टार कर रखा है, डबल स्टार, मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको विशेष तौर पर आपको पढ़ना है साथियों। सबसे पहले इसके उपनाम पूछे जाते हैं कि भाई दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? तो ये भी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। डेल्टाई मिट्टी किसे कहते हैं? तो ये भी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। और बाढ़ वाली मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी मतलब बाढ़ आती है तो उसके साथ में जो मृदा आती है वो भी जलोढ़ मिट्टी ही कहलाती है साथियों। अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये देखिए जो पूर्वी भाग है राजस्थान का, जो पूर्वी भाग है इसमें जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाती है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी या इसी को बाढ़ वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं साथियों।
तो देखो जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण नदियों से होता है और जो पूर्वी मैदान है इसमें बहुत ज्यादा नदियां देखने को मिलती है। विस्तार इसका मैदानी प्रदेश और नदियों के मैदान, जहां नदियां मैदान बनाती है वहां पर देखने को मिलेगा। साथियों इस मिट्टी की विशेषता देखते हैं कि ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इसकी क्या क्या विशेषता है। तो राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है यही राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, जिसके अन्य नाम हमने क्या क्या देखे साथियों। इसी को दोमट मिट्टी कहते हैं, इसी को कछारी मिट्टी कहते हैं, इसी को डेल्टाई मिट्टी कहते हैं और इसी को बाढ़ वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी तो है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। कौन सी मिट्टी की हम बात कर रहे हैं? जलोढ़ मिट्टी की। अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी के प्रकारों के बारे में तो मित्रों जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। भाई कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो बांगर के नाम से जानते हैं और एक खादर के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही किसके प्रकार है? तो ये दोनों ही भाई जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है। अब बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है? तो साथियों जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन मतलब पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको तो बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसको खादर कहते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। साथियों भाई जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा, बांगर और खादर। खादर मतलब नवीन जलोढ़, बांगर मतलब प्राचीन जलोढ़। क्लियर है सभी के? नेक्स्ट जो तीसरे नंबर की हम मिट्टी के बारे में हम चौथे नंबर की जो हम मृदा देखेंगे वो है काली मृदा। तो साथियों काली मृदा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अन्य नाम जरूर याद करने हैं। तो जो काली मृदा है इसी को रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी या कपासीय मिट्टी के नाम से या स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो मुख्य रूप से तो ये जो रेगुर शब्द है ना, रेगुर, लावा, इन दोनों को और एक ये कपासीय, इन तीनों शब्दों को कई बार एग्जाम में हम देख सकते हैं कि काली मिट्टी का ही अन्य नाम कौन सा है। तो रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, कपासीय मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी और स्वतः जुताई वाली जो मिट्टी है उसी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साथियों काली मृदा की हम बात करें तो राजस्थान में ये जो हाड़ौती वाला भाग है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हमने पढ़ा था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, जो 4 जिले इसमें आते हैं कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो इस हाड़ौती वाला जो भाग है इसी भाग में काली मृदा देखने को मिलती है। कौन सी मृदा देखने को मिलती है साथियों? यहाँ पर काली मृदा देखने को मिलती है। अब हम काली मिट्टी के बारे में अगर हम बात करें तो निर्माण इसका ज्वालामुखी व बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे? ज्वालामुखी से और बेसाल्ट चट्टानों से। विस्तार मैंने अभी आपको बताया था कि काली मृदा का विस्तार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जिसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है यहाँ देखने को मिलता है। विशेषता हम देखेंगे साथियों काली मृदा की। तो पहली जो विशेषता है वो है सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। कम सिंचाई की आवश्यकता इसमें पड़ती है। कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी इसको माना जाता है साथियों काली मृदा को। सिंचाई की भी जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, कम सिंचाई की आवश्यकता। जबकि जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ की जो मिट्टी है साथियों यहाँ पानी ज्यादा सोखता है तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत यहाँ पड़ती है। कम सिंचाई की आवश्यकता कौन सी मिट्टी में पड़ती है? काली मिट्टी में। तो ये हमने काली मृदा के बारे में पढ़ा। अब देखो आज कौन कौन सी मृदा हमने सामान्य रूप से पढ़ी। एक तो काली मिट्टी के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया। काली मिट्टी के अलावा जो तीसरे नंबर पे पड़ी वो हमने मिट्टी कौन सी देखी थी साथियों? जलोढ़ मिट्टी, ये भी कंप्लीट कर ली। इसके पहले हमने कौन सी मिट्टी के बारे में पढ़ा था? पर्वतीय मिट्टी के बारे में पढ़ा था। और इसके पर्वतीय मिट्टी के पहले भी हमने रेतीली मिट्टी के बारे में पढ़ा था साथियों। तो ये 4 प्रकार का जो सामान्य जो मिट्टियों के प्रकार है इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी अन्य जो मिट्टियां हैं जैसे अभी आपके लाल काली मिट्टी बाकी है, लाल पीली मिट्टी बाकी है, फिर लवणीय मिट्टी बाकी है, भूरी रेतीली मिट्टी बाकी है, फिर लाल लोमी मिट्टी बाकी है। तो इन मिट्टियों की अभी भाई कितनी प्रकार की मिट्टियां देखी? 4। मरुस्थलीय मिट्टी है, कंप्लीट कर लिया इसको। जलोढ़ मिट्टी है, कंप्लीट कर लिया इसको।
पर्वतीय मिट्टी है कंप्लीट कर लिया इसको, और काली मिट्टी है कंप्लीट कर लिया इसको। तो जो बाकी की जो मृदा है उनको हम कल के वीडियो में देखेंगे, और जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो भी कल के वीडियो में ही आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा साथियों। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा साथियों। मिलेंगे कल अगले वीडियो में।